बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आइनी तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन आइनी पेचीदगियों का एक अंबार जमा हो गया है। आइनी मसाइल बड़ी तादाद में जन्म लेने जा रहे हैं। अभी कौमी असम्बली से मंजूर होना अगरचे बाकी है, अभी सिर्फ सेनेट से आइनी तरमीम हुई है। कौमी असम्बली से भी हो जाएगी, कुछ देर में हो जाएगी। लेकिन चलिए आप तसव्वुर कीजिए कि हो गई, अब यहाँ हो गई है तो वहाँ भी हो जाएगी। लेकिन इससे मसाइल हल होने जा रहे हैं या मसाइल पैदा होने जा रहे हैं? आज अली जफर ने, जो कि मजमूई तौर पर एक ठंडी सी तकरीर थी उनकी सेनेट में, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी काम की कही। अली जफर साहब ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे सीरियस एरर्स हैं कि जल्द ही सबको एहसास होगा कि इन एरर्स को दूर करना ज़रूरी है। यानी वो कहते हैं कि जब आप अमली तौर पर मैदान अमल में उतरेंगे, यानी जब अमली तौर पर बेंच बनाकर और उसके आगे केसेस लगाएंगे, तो ऐसी पेचीदगियां पैदा होंगी कि खुद हुकूमत को भी एहसास होगा कि इन सवालों का जवाब तो मौजूद ही नहीं है और उसके लिए फिर से आईनी तरमीम करना पड़ेगी या इन एरर्स को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल अली जफर साहब ने सही की है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा। अच्छा, इस पर आने से पहले कि इन सवालों का जवाब क्या होगा और ये जो सवाल, जो एरर्स वो बता रहे हैं वो क्या हैं, इस पर आने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि अब जो जुडिशल कमीशन बन रहा है, यानी जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हो रही है। पहले जुडिशल कमीशन जो जजेस का की लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के में जजेस को लाने का जो फैसला करता था जुडिशल कमीशन, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, यानी 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुआ करते थे, और उसके बाद एक अटर्नी जनरल होते थे, एक लॉ मिनिस्टर होते थे, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होता था और एक साबिक जज होता था, रिटायर्ड जज होता था। यूं ये 9 अफराद पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन हुआ करता था। अब इसमें 5 अफराद बढ़ा दिए गए हैं, यानी 2 सेनेटर्स डाल दिए गए हैं, एक अपोजिशन से एक हुकूमत से, 2 एमएनएस डाल दिए गए हैं, एक हुकूमत से एक अपोजिशन से, और एक अक़लियत का मेंबर डाल दिया गया है। तो ये जो अक़लियत का मेंबर भी खैर इसीलिए डाला गया है कि चलो एक स्कोर और मिल जाएगा आपको अपने बेंच में। तो अब जो जो 14 की कंस्ट्रक्शन होने जा रही है, 9 और 5 14, इस 14 में तो हुकूमत ने इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन की है कि वाज़े तौर पर इख्तियार अपने पास ले लिया है, वाज़े अक्सरियत हासिल कर लिया। अब देखें ना, लॉ मिनिस्टर हुकूमत का, अटर्नी जनरल हुकूमत का, पाकिस्तान बार काउंसिल वैसे उनके कंट्रोल में है। जजेस में 5 जजेस में से 2-3 तो जजेस जो है वो हुकूमत के पास होते ही हैं, फिर 4 पार्लियामेंटेरियंस में से 2 उनके हो जाएंगे, तो और एक साबिक जज भी जाहिर है वो भी हुकूमत का, और एक अक़लियती मेंबर, यानी आप समझें कि 14 में से कुछ 10 के करीब के 9-10 के करीब तो बंदे सिक्योर कर लिए हैं इसमें हुकूमत ने, इस जुडिशल कमीशन में। अब इस जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच की तश्कील करनी है। ये जो आइनी बेंच होगा, जो 5 या 7 जजेस पर मुश्तमिल है, जितने भी है, ये 5-7 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच की में जजेस को इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से जो बेंच बनाना है वो ये जुडिशल कमीशन करेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जुडिशल कमीशन ढूंढेगा कि ये 7 मेंबर्स, फर्ज कीजिए 7 मेंबर्स का आइनी बेंच है, तो ये 7 मेंबर्स जो हैं ये कौन कौन से होंगे? ये एक 17वें नंबर का जज भी हो सकता है, ये 13वें नंबर का जज भी हो सकता है कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जजेस, आखिरी 6 जजेस को 7 जजेस को बना दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि शुरू के 2-3 यानी चौथे 5वें नंबर का जज उठा के और बाकी आखिर में से डाल दिए जाए। तो ये सवाबदीद है पूरी जुडिशल कमीशन की। जहाँ अक्सरियत है, जो हुकूमत के पास अक्सरियत है, तो हुकूमत जो है वो ये कर सकेगी। लेकिन इस वक्त हुकूमत को ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके बाद भी कोई हुकूमत आएगी, फिर ये क्या करेंगे? फिर वो अपनी मर्जी की आइनी तरह कानून साजियाँ करेंगे, अपनी मर्जी की चीज़ें करेंगे। तो मुकम्मल तौर पर बेंच को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन अब ये जो बेंच है, ये अब इसमें कई और सवाल पैदा होते हैं। मसलन एक सवाल यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि 6ठे नंबर के एक जज को इस आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, तो फिर क्या सारे जो जजेस हैं बाकी इस बेंच में शामिल, वो उनसे जूनियर ही होंगे, उनसे सीनियर तो नहीं हो सकते? मसलन जैसे अमीनुद्दीन खान को फ़र्ज़ करें आप आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करते हैं, तो फिर इस आइनी बेंच में मंसूर अली शाह को तो आप नहीं डालेंगे, फिर जस्टिस याहिया को तो आप नहीं डालेंगे, फिर आप उनसे नीचे के जजेस को डालेंगे। यही होगा ना, लॉजिक भी यही कहती है। तो ये अगेन एक केस में कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, यानी माजी में जो आइनी तशरीहात का मामला है उसमें कई केसेस, ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें बड़े बेंचों ने इसको सुनकर फैसले दिए हुए हैं। आइनी तशरीहात में बड़े बेंचों ने, 9 रुकनी बेंच ने, 11 रुकनी बेंच ने, 13 रुकनी बेंच ने,
या फुल कोर्ट ने, कई फैसले तो फुल कोर्ट ने भी दिए हुए हैं। तो अब इन बड़े बेंचों के फैसले जब इस 7 रुकनी बेंच के सामने आएंगे तो 7 रुकनी बेंच तो उस पर कुछ नहीं कर सकता। यानी अगर उनको आपने उन बड़े बेंच के फैसलों पर कोई नई तशरीह करनी है तो फिर आपको उससे बड़ा बेंच चाहिए। तो ये जो आईनी बेंच है ये तो फिर उन सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा, लाचार होगा। ये तो वो नहीं कर सकेगा कि जी माजी के एक 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हो और ये 7 अब मसलन आप ये देखें ना, जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला है, अब इसकी अपील आनी है। ये 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है। अब इस 13 रुकनी बेंच का फैसला ये 7 रुकनी बेंच कैसे सुनेगा? 7 रुकनी बेंच ये कैसे सुनेगा? तो ये बहुत अहम और जो है वो ये अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है हमारे पास अभी मौजूद नहीं है कि ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा। भाई आपने 8 जजेस ने फैसला दिया हुआ है, 13 रुकनी बेंच का ये फैसला है, उसमें से 8 की अक्सरियत से फैसला आया हुआ है, तो 7 जजेस बैठ के उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं? तो या फिर ये अगेन यानी या फिर इसी रेगुलर कोर्ट के पास जाएगा। अगर रेगुलर कोर्ट के पास जाएगा तो फिर आईनी बेंच क्या करेगा? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक मालूम ही नहीं है। और ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन पर सैर हासिल गुफ्तगू ही नहीं हुई, जिनके तमाम पहलुओं पर बातचीत ही नहीं की गई, जिसके सारे पहलुओं को तफसील से देखा ही नहीं गया और इन क्वेश्चंस को एड्रेस ही नहीं किया गया। अच्छा, फिर आपने अपील तो ख़त्म हो जाएगी तकरीबन एक तरह से, तो फिर रिव्यू जो है वो सुना करेगा ये बेंच, जो आईनी बेंच होगा वही रिव्यू सुना करेगा। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि आपको जो है वो ज़्यादा बड़े बेंच बनाने पड़ते हैं। यानी कई ऐसी बहस होती है जिसमें कहा जाता है कि जी इस पर तो फुल कोर्ट बैठना चाहिए, फिर क्या होगा? तो फिर ये 7 रुकनी बेंच ही फुल कोर्ट तस्वुर होगा। तो अली ज़फ़र ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसी इसमें सीरियस एरर्स हैं या कुछ ऐसे कई पहलू हैं जिस पर अभी गौर ख्वाज़ी पूरी तरह से नहीं किया गया और ये जल्दबाजी में तरमीम पास कर दी गई है, महज इसलिए कि हुकूमत समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ और सवाल अहम हैं जिनका इन आईनी तरमीम के फ़ौरन बाद जब अगली सुबह होगी तो इन सवालों का जवाब लोग ढूंढ रहे होंगे। मसलन नया चीफ जस्टिस कौन आ रहा है? नया चीफ जस्टिस क्या जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या जस्टिस याया अफरीदी होंगे, जैसे अमीनुद्दीन होंगे? अमीनुद्दीन तो खैर नहीं होंगे, टॉप 3 में से चूज़ किया जाएगा। तो क्या जो है वो जस्टिस याया अफरीदी होंगे? क्योंकि जैसे मुनीब को तो हुकूमत लगाने से रही, जब मंसूर को लगाना होता तो फिर इतनी तकोदोइयाँ करना पड़ती, फिर तो आप जस्टिस मंसूर को लगा देते। तो मोस्ट लाइकली जस्टिस याया अफरीदी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। यही है इसका सवाल, इस सवाल का जवाब। दूसरी बात यह है कि क्या ये जो आईनी तरमीम हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दे सकती है? यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच क्या बैठ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस बैठकर इस पर अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, या कानून के खिलाफ है, या आईनी बेंच तश्कील नहीं हो सकता, या इसमें ये लूप होल्स हैं? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी है इस सारे मामले पर। तो क्या वो खामोश ही रहेगी या इस पर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन देगी? या फिर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायसा के जाने का इंतजार किया जा रहा है, जिनकी अब रिटायरमेंट में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। चंद दिन क्या, चंद घंटे, आप कोई 100-125 घंटे बाकी रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट में, क्या उनके जाने का इंतजार किया जा रहा है? यानी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये अहम सवाल है। अक्सरियती जजेस के जहन में क्या है, ये अहम सवाल है। वो 8 जजेस जिन्होंने खासतौर पर रिजर्व सीट्स का फैसला दिया था, क्या वो अपने फैसले को हवा में बिखरता हुआ देखेंगे खामोशी के साथ? क्योंकि अब ये जो नया बेंच बनेगा इसमें अपील में जाएगा, और अगर 13 रुकनी बेंच की अपील जो रिव्यू है वो 7 रुकनी बेंच से उसका रिव्यू करा के और रिजर्व सीट्स बांट दी जाएंगी, क्या ऐसे होगा? और उस पर फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि ये 8 रुकनी बेंच का फैसला था, इसको कैसे आ गया? या फिर रिजर्व सीट्स का फैसला फिर नए सिरे से सुना जाएगा, आईनी तरमीम इसमें जाएगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तो सुन चुकी है, अब इसका माजी से तलाक तो नहीं हो सकता, आईनी बेंच तो आज बन रहा है। तो ये एक ऐसे बेशुमार सवाल हैं जो अभी बाकी हैं। फिर अब तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या है, या तहरीक इंसाफ का सियासी लाहे अमल क्या है, ये देखना बाकी है। क्योंकि PTI ने बड़ा जोर लगाया कि 25 तक के तरामीम ना हो, और एहतजाज भी हुए, लॉकडाउन भी हुआ, डी चौक भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब PTI अब क्या करेगी? अब क्या हथियार डाल देगी? खामोशी से बैठ के देखेगी? उसके आगे और चैलेंजेस हैं। इमरान खान की रिहाई चैलेंज है, ये जो आईनी बेंच बन रहा है, इसके ज़रिए जो आइन से खिलवाड़ होगा वो एक
बड़ा पीटीआई के लिए चैलेंज है। वकला तंजीमें क्या करती हैं ये देखना पड़ेगा, उनका क्या रोल है, क्या वो खामोशी से इसको कबूल करती हैं या अपनी कोई इनपुट देंगी, या बड़े बड़े वकला इस पर क्या राय देते हैं, ये सारा कुछ जो है वो इस पर देखना पड़ेगा। और देखना फिर ये पड़ेगा कि क्या इस आईनी तरमीम की कुछ शिकें चैलेंज भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये भी है कि काजी फायसा के क्या तमाम चांसेस ख़त्म हो गए हैं या कोई चांस अभी भी बाकी है। और एक अहम सवाल ये भी है कि पीटीआई इस सारे मामले में अपने मुनहरिफ लोगों के साथ, बिकाऊ लोगों के साथ क्या करेगी। ये तो है कि चलिए सेनेट में जो 2 सेनेटर्स बिकाऊ थे उनका वोट नहीं लेना पड़ा, मौलाना मान गए, मौलाना ना मानते तो उनका फिर वोट लेना पड़ता, वो एक्सपोज हो जाते। अभी वो एक्सपोज तो नहीं हुए, लेकिन पीटीआई को तो के लिए तो एक्सपोज हो गए ना। पब्लिक में वो एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन पीटीआई को तो पता चल गया ना, ये है हमारे 2 बिकाऊ सेनेटर्स, पीटीआई को तो पता चल गया। अब पीटीआई उनके बारे में क्या एक्शन लेगी। और इसी तरह से एमएनएस अभी इस वक्त तक जब मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न पे, अभी यानी 11 बजे हैं, 11:01, तो अभी तक तो वो नहीं हुई आईनी तरामीम कौमी असम्बली से। लेकिन 3-4 बंदे या 2 से 4 बंदे जो हैं वो अभी पीटीआई के एक्सपोज हो जाएंगे कि कौन कौन से हैं। पीटीआई इन लोगों के साथ क्या करेगी, ये सवाल है। ये जो खैर कौमी असम्बली में तो वो बंदे आने जा रहे हैं कि जो जिनकी एफिलिएशन पीटीआई या जेयूआई नहीं है, उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ज़हूर कुरैशी होंगे, वो औरंगज़ेब खिची हो सकते हैं, वो मुबारक ज़ेब हो सकते हैं, तो ये वो लोग होंगे। तो इनकी तो एफिलिएशन जेयूआई के साथ है ही नहीं, इन पर तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी, ये लोग इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई बहरहाल अपना आप क्या लाया अमल बनाती है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो इस आईनी तरमीम के हो जाने के फौरी बाद जो है वो पैदा हो रहे हैं, और इन सवालों का जवाब अब हमें ढूंढना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।